मालूम है कि आज के दिन जो 16 दिसंबर इसको हम विजय दिवस के नाम से जानते हैं और विजय दिवस के नाम से मनाते हैं। इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे की जो घटना है, इसका जो इतिहास है, मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस माध्यम से आप सब लोगों को इस दिन के इतिहास से अवगत कराऊं कि ये हम विजय दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की जो घटनाएं हुई हैं। हम आज के दिन को लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के नाम से ज्यादा जानते हैं कि आज के दिन बांग्लादेश जो हम आज के दिन इसको देखते हैं, जिसको पहचानते हैं, वो आजाद हुआ था। तो मैं 15 से 20 मिनट के वक्फे से मैं आपको इसके पीछे की जो पूरा इतिहास है मैं वो समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, जिसमें हम आजाद हुए थे ब्रिटिश कॉलोनी से, जिसमें हम 15 अगस्त मनाते हैं। तो उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ था उसमें 2 हिस्से नहीं बल्कि 3 हिस्से हुए थे। 3 हिस्सों में एक हिस्सा जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान, बाकी 2 हिस्से पाकिस्तान के हुए थे, जिसमें हम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। अब कहानी कुछ यह है कि जो अगर हम हिंदुस्तान का या दुनिया का मैप देखें तो हिंदुस्तान के दोनों तरफ जो आज का पाकिस्तान है और जो आज का बांग्लादेश है, वो दोनों मूल रूप से पाकिस्तान का हिस्सा थे, लेकिन दोनों इलाकों में काफी फर्क था। फर्क कल्चर का, फर्क इतिहास का, फर्क भाषा का, मादरी जबान का। तो इस डिफरेंसेस की वजह से, इस फर्क की वजह से दोनों, बेशक वो एक ही मुल्क का हिस्सा थे, लेकिन दोनों जगह के बीच में काफी इख्तलाफात थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो आज का पाकिस्तान है, उस दौर का वेस्ट पाकिस्तान, वहां की जो मादरी जबान थी वो उर्दू थी, और जो वेस्ट पाकिस्तान, वहां पर क्योंकि वो बंगाली रीजन था तो वहां की जो मादरी जबान थी वो बंगाली थी। इसके साथ साथ जो हुकूमत थी, जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, वो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से कंट्रोल की जाती थी। अब अगर हम बात करें पूरी आबादी की, तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हिस्सा, रिहायशी हिस्सा, सबसे ज्यादा आबादी का हिस्सा आज के बांग्लादेश यानी कि उस दौर के ईस्ट पाकिस्तान में था। कुल आबादी का 70% हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों इलाकों में जमीन आसमान का फर्क था। बेशक आज का बांग्लादेश यानी उस दौर का ईस्ट पाकिस्तान जगह के हिसाब से बहुत छोटा, लेकिन आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा। ट्रेड यानी कि जो हमारी एक्सपोर्ट होता है उसमें 70% का हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान के साथ था। उसके बावजूद जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, जो आज के पाकिस्तान में मौजूद थी, वो अपने बजट का कुल 30% हिस्सा बांग्लादेश में खर्च किया करते थे, जो आज का बांग्लादेश है। इन सब चीजों की वजह से वहां के जो लोग थे वो नाखुश थे। जो बंगाली मुसलमान प्लस बंगाली माइनॉरिटीज, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे वहां पर, वो बहुत नाखुश थे। तो इसकी वजह से छोटे लेवल पे काफी प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलते थे। परेशानी का आलम तब बढ़ गया जब बांग्लादेश में 12 नवंबर 1970 को एक बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान की वजह से तकरीबन 80% इलाका धराशायी हो गया। बहुत बड़े पैमाने में नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। कहा जाता है कि तकरीबन 3 लाख लोगों ने अपनी जान दी। इस तूफान के बाद वहां पर भुखमरी का आलम पैदा हुआ, लोग भूख के कारण मरने लग गए। ये सब चीज देखते हुए भी जो वहां की जो हुकूमत थी, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में थी, उन्होंने इस चीज की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपने लोगों की कोई परवाह नहीं की। जो वहां के बंगाली मुस्लिम्स थे, वहां के जो माइनॉरिटीज थे, उनकी परवाह नहीं की। हिंदुस्तान ने, इस मुल्क ने फिर भी ये चीज देखते हुए एक इंसानियत के नाते मदद की गुहार लगाई। उस मदद की गुहार को भी पाकिस्तान ने नकार दिया। तो ये चीज देखते हुए जो वहां की जो आवाम थी, उन्होंने अब बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और एक इलेक्शंस, नए तरीके से डेमोक्रेसी और इलेक्शंस की डिमांड करना शुरू की।
तो ये चीज देखते हुए जो हुकूमत वेस्ट पाकिस्तान में थी, जो वहां के जो तानाशाह जनरल याह्या खान थे, उन्होंने इस चीज की मंजूरी दी। तो पहली बार ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस क्यों होते हैं? एक किसी भी डेमोक्रेसी देश में इलेक्शंस किए जाते हैं कि एक गवर्नमेंट बन सके, और जब गवर्नमेंट बनती है तभी किसी भी देश का उद्धार होता है, किसी भी देश का डेवलपमेंट होता है। तो जब इलेक्शंस की डिमांड हुई, इलेक्शंस करवाए गए, तो जो वेस्ट पाकिस्तान का जो हिस्सा था, जो बांग्लादेश का हिस्सा था, वहां के लीडर, वहां की जो लोकल पार्टी थी अवामी लीग, आप जब कभी भी बांग्लादेश का इतिहास पढ़ेंगे तो अवामी लीग के बारे में पक्का जानेंगे। तो जो अवामी लीग के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, वो अपनी तरफ से खड़े हुए इलेक्शन में, और जो वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का जो पाकिस्तान है, वहां की तरफ से लीडर जियाउल जुल्फिकार अली भुट्टो वो खड़े हुए। अब इत्तेफाक की बात यह थी कि जब इलेक्शंस मुकम्मल हुए, इलेक्शंस खत्म हुए, तो जो बंगाली लीडर थे मुजीबुर रहमान, वो बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ उन्होंने जीत हासिल की। तो ये चीज देखने के बाद ये मालूम पड़ गया था कि जो मेन हुकूमत जो अभी तक आज का पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में था, वो हुकूमत ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के पास जा रही थी। तो ये चीज देखने के बाद पाकिस्तान ने फिर एक साजिश रची कि जो वहां के लीडर जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने में जीत हासिल की थी, शेख मुजीबुर रहमान, उन पे आरोप लगाया कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थे और उनको जेल की गई। तो जो बंगाली मुसलमान वहां के मौजूद थे, वो बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट करने लगे, और प्रोटेस्ट के आलम इस हिसाब से था कि पाकिस्तान ने एक सिविल वॉर डिक्लेयर कर दिया, यानी उन्होंने अपने ही लोगों को मारना शुरू किया। आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा देश अपने ही लोगों को मारता है। तो सिविल वॉर डिक्लेयर करने के बाद जो पाकिस्तानी फौज थी वो भेजी गई आज के बांग्लादेश में, और उस फौज ने अपने ही लोगों को, उन बंगाली मुस्लिम्स को, उन बंगाली माइनॉरिटीज को घर से निकाल के मारना शुरू किया। तो ये चीज देखने के बाद हिंदुस्तान ने एक बार फिर मदद की गुहार लगाई। जो बाहरी ताकतें हैं, जो बाहरी मुल्क हैं, वहां पर गुहार लगाई, और ये जो चीज एक बड़े पैमाने में जो कत्ले आम हो रहा था, उसके खिलाफ हिंदुस्तान, हमारा मुल्क खड़ा हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा फिर इस चीज को नकार दिया, ये कहते हुए कि ये उनका अंदरूनी मसला है और वो नहीं चाहते कि बाहरी मुल्क इन चीज में कुछ दखलंदाजी करे। तो आप देख सकते हैं कि अपने ही देश के लोगों को जिस तरीके से मारा जा रहा था, हिंदुस्तान ने जब मदद की गुहार लगाई तो उसको नकार दिया गया। अब इस चीज की वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तानी फौज ने एक ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। ऑपरेशन सर्च लाइट मायने कि लोगों को घर से बाहर निकाल के, ढूंढ के जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े हो रहे थे, एक जो बेगुनाह लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको अपने घर से बाहर निकाल के बेरहमी से मारा गया। आंकड़े ये बताते हैं कि 3 से 5 लाख बेगुनाह लोग मारे गए थे। अब इस कत्लेआम के बाद जो वहां के बेगुनाह लोग अपना घर बार छोड़कर वहां से बचने की कोशिश कर रहे थे, तो हिंदुस्तान ने एक बार फिर, हमारे इस मुल्क ने एक बार फिर अपने दरवाजे खोले कि आओ, हमारे यहां आओ और रहो, हम आपको खाना, रहने के लिए जगह, पीने के लिए पानी प्रदान करेंगे। तो वहां के लोग बड़ी तादाद पे हमारे मुल्क में आए, रेफ्यूजी बनकर, उनका सम्मान हुआ और उनका ख्याल रखा गया। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। जब ये तादाद करोड़ पार कर गई, कि शुरुआत में 10 से 20 लाख लोग आए, वो बढ़ते बढ़ते जब 1 करोड़ से ज्यादा तादाद हमारे इस मुल्क में आई, तो हमारे खुद के लोगों में कुछ परेशानियां आना शुरू हो गई, खाने की कमी पड़ना शुरू हो गई। तब उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ, जो मैं समझता हूं आप सब बच्चों ने नाम उनका कहीं ना कहीं सुना होगा, तो उन्होंने उनको अपने दफ्तर में बुलाया और ये कहा कि इस चीज का कुछ ना कुछ समाधान, कुछ ना कुछ हल ढूंढना है, नहीं तो हमारे लोगों में आपदा आ जाएगी, हमारे लोगों में भुखमरी बढ़ जाएगी। उस वक्त का जो महीना चल रहा था वो अप्रैल का महीना था। अप्रैल के महीने में हम जैसे जानते हैं कि मानसून का सीजन आ जाता है, बारिश का सीजन आ जाता है। तो एक बड़ी अनोखी सी बात जनरल सैम मानेकशॉ ने प्राइम मिनिस्टर को कही कि मैडम, अगर हम अभी आपके इन आदेशों का पालन करते हुए जंग में उतरेंगे तो यकीनन हार जाएंगे।
तो उन्होंने उन आदेशों को मना किया। बट एक अच्छे लीडर की पहचान ये होती है कि वो गलत आदेशों को नकारते हुए एक सही एडवाइस देते हैं। तो एक अच्छी लीडरशिप की पहचान और अच्छी लीडरशिप की मिसाल देते हुए जनरल सैम मानेकशॉ ने सर्दियों के महीने में जंग लड़ने का ऐलान किया, ये कहते हुए कि सर्दियों में जंग हम लड़ेंगे, हमारे टैंक जो वहां की जमीन है वहां पर आसानी से जा पाएंगे और पाकिस्तानी फौज को नष्ट कर पाएंगे। तो जंग की प्लानिंग, जंग की तैयारी शुरू होने लग गई। इस चीज की भनक जब पाकिस्तानी हुकूमत को हुई तो उन्होंने एक बार पलटवार करने की कोशिश की। उन्होंने ऑपरेशन चंगेज खान को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी फौज ने यह प्लान किया कि वो हिंदुस्तानी फौज के हमले से पहले ही वो क्यों ना हिंदुस्तानी एयरफील्ड्स, जो हवाई पट्टी होती है, हवाई ताकत है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो हिंदुस्तानी एयरफील्ड्स को तबाह करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन चंगेज खान को अंजाम दिया। और इस ऑपरेशन में उनके जो लड़ाकू विमान थे, उन्होंने बड़े पैमाने में हिंदुस्तान के अंदर घुस के, हमारे मुल्क में घुस के, हमारे जो हवाई पट्टी थी वहां बम गिराए। लेकिन कहते हैं कि जहां कम ट्रेनिंग होती है वहां वो कभी भी सफल नहीं होते। तो इतने बड़े पैमाने में बम गिराने के बाद, ऑपरेशन चंगेज खान को अंजाम देने के बाद, उन्होंने अंबाला में, अमृतसर में, बीकानेर में, जोधपुर, जैसलमेर, वहां की हवाई पट्टी में बम गिराए, लेकिन किसी भी हवाई पट्टी का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हुआ। और बदले में हमारे मुल्क ने उनके 4 विमानों को नष्ट किया। इस घटना के बाद जब पाकिस्तान को उन्हीं के ही ऑपरेशन में हार का सामना करना पड़ा, तो हमारे मुल्क ने जंग का ऐलान किया। और हिंदुस्तान ने कभी भी पहले किसी पर वार नहीं किया। तो जब पाकिस्तान के इस वार का जवाब देने के लिए जब हमने जंग का ऐलान किया, तो हमने अपनी फौजें ईस्ट पाकिस्तान में भेजना शुरू की और बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग जगह पे जंग लड़ना शुरू किया। कुछ मशहूर जंगें जो बैटल ऑफ चंब, यानी चंब के इलाके में जो हमने जंग लड़ी और पाकिस्तानी फौज को नष्ट किया, बैटल ऑफ बसंतर, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये जंग अपने आप में बहुत अनोखी जंग थी। बैटल ऑफ लोंगेवाला, इस जंग में हमारी फौज, हमारी एक छोटी सी टुकड़ी ने एक बड़े पैमाने में पाकिस्तानी फौज का सामना किया और उनको नष्ट किया, और एक बड़े पैमाने में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। बैटल ऑफ लोंगेवाला को अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बयां करूं तो आप तकरीबन सभी बच्चों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी। तो ये बॉर्डर मूवी बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर ही बनाई गई थी, जहां पर हिंदुस्तानी फौज ने, एक छोटे से दस्ते ने एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी फौज को बर्बाद किया था। हमारी हिंदुस्तानी फौज के साथ साथ हमारी एयरफोर्स, हमारी वायुसेना तथा हमारी नौसेना यानी इंडियन नेवी ने भी एक बड़े पैमाने में जीत हासिल की थी। हमारी इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट में जिस तरीके से अगर हम हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैप देखें तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान अगर किसी भी तरीके की मदद पहुंचाई जाए तो वो ना ही रोड के साथ, क्योंकि बीच में हिंदुस्तान था, और ना ही हवाई जहाज के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस दौरान बड़े पैमाने में हवाई जहाज नहीं थे। तो वो समुद्र की मदद से, समुद्री जहाज की मदद से किसी भी तरीके की मदद वो पहुंचाते थे, चाहे वो गोला बारूद हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रीइंफोर्समेंट यानी अपनी फौज हो। तो भारतीय नौसेना ने उनकी जो कराची बंदरगाह यानी कराची पोर्ट थी, उसके खिलाफ अपने जंगी जहाज भेजे और कराची पोर्ट में गोलाबारी शुरू कर दी। ये कहा जाता है कि जो कराची पोर्ट था वो पूरा 7 दिन तक जलता रहा। हिंदुस्तानी नौसेना ने उन पर इतनी भयंकर तरीके से हमला किया कि वहां की आग बुझाने से भी नहीं बुझी और 7 दिन तक वो कराची जलता रहा। ये चीज देखते हुए जो पाकिस्तानी फौज थी, पाकिस्तानी हुकूमत थी, वो घबरा गई और उन्होंने अमेरिका से और चाइना से मदद की गुहार की
उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था और अमेरिका ने अपने जंगी जहाज हिंदुस्तान के खिलाफ रवाना किए। ये चीज देखते हुए इस मुल्क की हुकूमत ने बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ उस दौर में अमेरिका का जो दुश्मन यूएसएसआर, जो हम अलग लफ्जों में रशिया के नाम से जानते हैं, वहां पर मदद की गुहार लगाई और उन्होंने, रशिया ने यानी कि उस वक्त के यूएसएसआर ने अमेरिका के खिलाफ अपनी पनडुब्बियां और अपने लड़ाकू जहाज रवाना किए। ये चीज देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ा और वो भी एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हिंदुस्तान की, हमारे इस मुल्क की बहुत बड़ी जीत थी। अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका था और हमारी फौज आज के बांग्लादेश यानी उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, बड़ी रोमांचक कहानी जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो मैं कहीं ना कहीं बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब हिंदुस्तानी फौज ईस्ट पाकिस्तान में ढाका को चारों तरफ से जब हमने घेर लिया था, तो हमारी जो फौज थी वो कुल 3000 थी। इसकी खबर पाकिस्तानी कमांडर जनरल ए.के. नियाजी, उनको इस चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि हमारी तादाद कितनी है, जबकि हमारी तादाद सिर्फ 3000 थी ढाका के चारों तरफ। और बाहरी ताकतें इस जंग को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश कर रही थी। अगर सीज फायर का ऐलान हो जाता तो मैं समझता हूं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी हार होती और हमें अपनी फौज वापस भेजनी पड़ती। तो ये चीज देखते हुए, इस चीज का एहसास करते हुए, हमारे उस वक्त जो भारतीय फौज के कमांडर जनरल J.F.R. जैकब, उन्होंने इस चीज का एहसास किया, उनको इस चीज की भनक थी, तो वो पाकिस्तानी कमांडर के दफ्तर पहुंचे और उनको एक लीडर के तौर पर यह बोला कि भारतीय फौज ने तुम्हारे दफ्तर को, ढाका को चारों तरफ से घेर रखा है और भलाई इसी में ही है, अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हो तो आप सरेंडर कर दो। जनरल नियाजी ने 2 दिन पहले ही यह बयान दिया था कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन 2 दिन बाद जब हमारे भारतीय फौज के जनरल जैकब उनके दफ्तर पहुंचे और उनको डराया तो वो डर गए। और जनरल जैकब अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि वो जानते थे कि पाकिस्तान को भारतीय फौज की तादाद का मालूमात नहीं थी। पाकिस्तानी फौज की तादाद ढाका में 20 से 25 हजार, हमारी सिर्फ 3000 थी। और फिर भी पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाजी वो डर गए, उन्होंने सरेंडर के दस्तावेजों को साइन करने के लिए राजी हो गए। और आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज के सामने घुटने टेक दिए। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इतिहास में वो आज तक का सबसे बड़े पैमाने में सरेंडर हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी फौज के 90,000 से ज्यादा सैनिक हिंदुस्तानी फौज के सामने उन्होंने हथियार टेक दिए, उन्होंने घुटने गिरा दिए, घुटने टेक दिए। यह कहा जाता है कि आज तक किसी भी मुल्क ने इतने बड़े पैमाने में किसी मुल्क के सामने सरेंडर नहीं किया। उसी दिन को हम विजय दिवस के नाम से जानते हैं। अब इस सरेंडर के बाद ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस हादसे के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, इस कहानी के बाद हिंदुस्तान ने एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हमारी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तानी लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को शिमला बुलाया, इनवाइट किया और अमन का पैगाम पहुंचाया, जहां उन्होंने ये बात बोली कि जंग से आज तक कभी भी जीत हासिल नहीं हुई है। शिमला में दोनों मुल्कों के बीच एक शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंतर्गत यह लिखा गया कि दोनों देश आइंदा से किसी भी तरीके के इख्तलाफात, डिफरेंसेस बातचीत करके ही सुलझाएंगे।
लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि उसके बावजूद भी हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार इस एग्रीमेंट का उल्लंघन करता रहा, जो हमने देखा 1999 में, हमने देखा 1984 में, और हम आज भी वो चीज देखते रहते हैं। उस एग्रीमेंट में हमारे मुल्क ने एक बड़े दिल से ये चीज भी ऐलान की कि जो पाकिस्तानी फौज हमारे कब्जे में थी उनको रिहा किया जाए। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस मुल्क ने, हिंदुस्तानी फौज ने अपने दुश्मन देश की फौज की भी उसी तरीके से लाज रखी जिस तरीके से एक सैनिक एक दूसरे सैनिक की लाज रखता है। इस शिमला एग्रीमेंट के बाद यह तय हुआ कि बांग्लादेश आजाद रहे और आइंदा से किसी भी चीज की कोई भी बातचीत अमन और शांति के पैगाम से दोनों देशों के बीच में हो। तो ये थी इन 1971 की वो कहानी जो कहीं ना कहीं हम सब लोग वक्त के दरमियान में भूलते जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि आज के इस माध्यम से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनको उन बहादुर सैनिकों के बारे में बताया जाए जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी बलिदान दी।